हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछला 18 वीडियो मैंने डाला हुआ था, दैट वाज रिवोल्ट ऑफ 1857। कुछ लोगों ने कमेंट में कहा है कि सर बहुत अच्छा बना है। आज आप लोग की डिमांड पर मैं क्लास 8 का जुडिशियरी चैप्टर 5 में जुडिशियरी है और 6 में प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस। तो इस दोनों चीज़ों को रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा है आपको भरपूर मटेरियल इसमें प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुडिशियरी, सबसे पहली बात यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल सिस्टम। ये जुडिशियल सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, जुडिशियल सिस्टम वह शासन व्यवस्था की वह प्रक्रिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं करूंगा। शासन व्यवस्था की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में विधि व्यवस्था को मेंटेन रखा जा सकता है। मीन्स अ प्रोसेस बाय विच लॉ एंड ऑर्डर कैन बी मेंटेन्ड। पहली बात। दूसरी बात, अब प्रश्न ये होता है कि वाई व्हाट आर द नेसेसिटीज, क्या जरूरत है, आखिर इस जुडिशियल सिस्टम की क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात कि समाज में बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं तो व्यक्ति के पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्लासेस हो सकती है, पहली सिचुएशन। दूसरा, इंडिविजुअल्स का गवर्नमेंट, सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध, उनके राइट्स, व्यक्ति के राइट्स का वायोलेशन सरकारी संस्थाओं के द्वारा भी किया जा सकता है। तीसरी चीज कि फंडामेंटल राइट्स हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं, उस फंडामेंटल राइट का यदि वायोलेशन होता है। चौथी चीज कि हमारे देश की शासन व्यवस्था एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कस्टडियन होना चाहिए, एंड दैट लाइज, ये डिपेंड करता है, इस जो संविधान का संरक्षक है, कस्टडियन है, ये जुडिशियल सिस्टम ही होता है। तो इन सारे कारणों से समाज में विधि व्यवस्था के मेंटेन रखने के लिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, टू प्रिवेंट द क्लैशेस बिटवीन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, to prevent the clashes between individual to government or the system of government, to uh, protect the fundamental rights of the citizen, और चौथी चीज कि एज अ कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जुडिशरी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको आप 10th क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़े में मैं समझा दे रहा हूँ। सेपरेशन ऑफ पावर की एक थ्योरी है मॉन्टेस्की की दी हुई, जिसके तहत लेजिस्लेचर, जो कानून बनाने वाली संस्था है, दैट इज पार्लियामेंट, देश की बात करें, राज्य की बात करें तो विधानसभा है, जहाँ विधान परिषद है, विधान परिषद कंबाइंड, एग्जीक्यूटिव यानी कि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड, प्रधानमंत्री उसका रियल हेड, यदि हम सेंटर के लेवल पे बात करें, स्टेट के लेवल पर बात करें तो गवर्नर नॉमिनल हेड, और चीफ मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज द रियल हेड। तो ये, और प्रशासन, शासन व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें आईएएस से लेकर के सारे गवर्नमेंट अधिकारी उसी में शामिल होते हैं। तो ये शासन और प्रशासन, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। और जुडिशियरी, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था, तो मॉन्टेस्क्यू कहता है कि पावर को यदि सत्ता का इस तरीके से सेपरेशन नहीं किया जाएगा, सत्ता एक ही हाथ में रहेगी, तो दैट विल बी ऑफ कोर्स ये एब्सोल्यूटिज्म, फिर तो वही मोनार्की वाली स्थिति हो जाएगी ना। जिस तरह राजतंत्र में राजा के हाथ में एब्सोल्यूट पावर होता था, सारे पावर राजा में वेस्टेड होते थे, तो ये डेमोक्रेसी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक युग में हम लोग जी रहे हैं। तो जब डेमोक्रेसी तभी रह सकता है जबकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो, तीनों अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपना अपना कार्य करें। अब हमारे भारतवर्ष में जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस प्रकार की है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे टॉप पर हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट की जो ये बिल्डिंग 1958 में बनी है। 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकम रिपब्लिक और सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई। उसके पहले आपको पता होगा कि
सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट भारत में ब्रिटिश सिस्टम में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में बनी थी। उस समय राजधानी भारत की कलकत्ता हुआ करती थी। तो 1773 में सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनी वही काम करती रही, ठीक है। और बाद में जब दिल्ली ट्रांसफर राजधानी हुई तो इसे किया गया, दिल्ली ट्रांसफर किया गया। और भारत का आज़ाद भारत का और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद 1947 में 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया। तो 3 साल ये जो सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डिंग था ये और सुप्रीम कोर्ट उसी प्रक्रिया से चलती रही। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया और पूरी तरह से 26 जनवरी जिस रिपब्लिक डे जिस दिन हुआ, जिस दिन भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, पूरी संविधान को उस दिन लागू किया गया। चूंकि लॉ और ऑर्डर प्राइमरी चीज होती है, इसलिए तो 26 उसके कुछ हिस्से 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो सबसे टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके नीचे हाई कोर्ट होती है और उसके नीचे आपकी जो लोअर कोर्ट्स होते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के जिसमें सब जज मुंसिफ वगैरह, उससे नीचे की व्यवस्थाएं सभी आती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था क्या है इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस के अलावा 25 अदर जस्टिसेस का प्रावधान है। अभी उसके सदस्य संख्या जो जजेस की संख्या बढ़ने की बात हो रही है क्योंकि काफी पेंडिंग केसेस हो गए हैं। मूलतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में की प्रोसीजर में एक प्रोसीजर का अंतर है। वो यहाँ पर सबसे पहले बता देना आपको जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल या प्राइमरीली जो प्रारंभिक जुरिस्डिक्शन है, किन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले विचार करेगा, क्या इश्यूज उसके सामने जाएंगे, उसमें और हाई कोर्ट के प्राइमरी इश्यूज में अंतर है। वो क्या है कि चूंकि हाई कोर्ट राज्य के लिए होता है, ये अलग बात है कि कई राज्यों को मिलाकर के भी एक हाई कोर्ट की व्यवस्था है। जैसे महाराष्ट्र हाई कोर्ट में गोवा का भी टेरिटरी आता है, गोवा का भी जुरिस्डिक्शन आता है। तो चूंकि हाई कोर्ट राज्य से संबंधित है, इसलिए राज्यों के बीच एक से अधिक स्टेट्स या एक स्टेट का दूसरे स्टेट या सेंटर वर्सेस स्टेट का जो डिस्प्यूट्स होगा, तो ऐसे डिस्प्यूट्स कभी भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। ये डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात कि फंडामेंटल राइट्स जो हम बीइंग ए सिटीजन, our constitution provides us some fundamental rights and legislature and executive has no power to violate them. यदि in case लेजिस्लेचर कानून बनाने वाली संस्था ऐसा कोई कानून बना दे जिससे हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है, या एग्जीक्यूटिव यानी सरकार ऐसी कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दे, ऐसा कोई कानून लागू कर दे, ठीक है, या लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानूनों को लागू कर दे कि जिससे कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है, उस स्थिति में व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए, चूंकि हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ है, इसलिए रिट का इस प्रोविजन किया गया है। WRIT रिट होता है। ये 5 तरीके के रिट होते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन और कोवारंटो। इस रिट का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम अपने अधिकारों के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आर्टिकल 32 जिसमें राइट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियोस में चैप्टर 1 और 2 का जो डाला हुआ है उसको देख लीजिएगा तो और विस्तार से मिल जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएगा तो इसको समवर्ती, हिंदी में बोलते हैं समवर्ती प्रारंभिक अधिकार, यानी पैरेलल ओरिजिनल और प्राइमरीली जुरिस्डिक्शन। जबकि यही हाई कोर्ट में जाएगा तो ये वहां का ओरिजिनल या प्राइमरीली जुरिस्डिक्शन की बात हो जाएगी, ठीक है। ये हाई कोर्ट के लिए प्रारंभिक विषय है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए समवर्ती प्रारंभिक विषय है। एक चीज दूसरी अंतर एक होती है
वो सुप्रीम और हाई कोर्ट की प्रोसेस में, ये आपके बुक्स में नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बाकी सारी प्रोसेस लगभग सेम होती है। एक एसएलपी बोलते हैं। एसएलपी क्या होता है? ये स्पेशल पिटीशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही दायर हो सकते हैं। बाकी सारी प्रोसीडिंग्स की प्रक्रिया सेम है, एक्सेप्ट टू कि जजों के जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है उसमें, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जब बात होती है, सुप्रीम कोर्ट की राइट्स क्या है, इस पर मेनली हम लोग को फोकस करना है। तो सुप्रीम कोर्ट की, जैसा कि मैंने कहा कि क्या क्या उसकी अधिकारिता है, जुरिडिक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात, तो जैसे कि मैंने अभी बताया, सेंटर वर्सेस स्टेट, यानी केंद्र से किसी राज्य का विवाद हो जाए। दूसरी स्थिति हो सकती है स्टेट वर्सेस स्टेट, यानी एक राज्य का दूसरे राज्य से विवाद हो जाए। एंड इसी में है स्टेट वर्सेस स्टेट, वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट। और तीसरा है सेंटर वर्सेस मोर देन वन स्टेट। ये तीनों स्थिति में, यानी केंद्र और राज्य से विवाद हो जाए, राज्य का राज्य से विवाद हो जाए, या केंद्र का एक से अधिक राज्यों से कोई डिस्प्यूट हो जाए, ऐसी स्थिति में कोई ऐसे विषय हैं जिसके चलते ये पावर्स टकरा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में फेडरलिज्म के साथ साथ यूनिटरी मॉडल का फेडरलिज्म है। ध्यान दीजिएगा, यूनिटरी सिस्टम इंग्लैंड में होता है और फेडरल सिस्टम का मॉडल अमेरिका है, लेकिन हम लोगों ने जो अपनाया हुआ है कनाडा का मॉडल है। ठीक है, जहां पर फेडरलिज्म तो है लेकिन यूनियन को मजबूत बनाया गया है। और इस स्थिति में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि ऐसे विषय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत की न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, इसमें न्यायपालिका खुद से हस्तक्षेप कभी नहीं करेगी, बल्कि उसके लिए बतौर पार्टी इंडिविजुअल या स्टेट को खुद जाना पड़ेगा। न्यायपालिका अपनी ओर से इनिशिएटिव कभी नहीं लेती है। तो उस स्थिति में, ऐसे विवाद की स्थिति में, वो स्टेट या सेंटर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो पहला ये उसकी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल या प्राइमरी वर्क हो गया। दूसरा है अपीलेट कोर्ट, बोला जाता है अपीलेट कोर्ट इसलिए कि नीचे के, यानी कि हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, अपील की जाती है। जो डिसीजन नीचे के हाई कोर्ट के से आए हुए हैं, हाई कोर्ट के अगेंस्ट में हमें जाना है, हमारे फेवर में नहीं आया, तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपीलेट कोर्ट। तीसरा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टडियन है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि संविधान की सिक्योर करना। केशवानंद भारती केस 1973 का है, जिसमें कहा गया था कि देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, चाहे वो आइदर सेंटर और स्टेट, हैव नो पावर टू वायोलेट इट। दे कांट जंप और क्रॉस इट, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में ये संविधान का संरक्षक है, क्योंकि सारी विधि व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलती है। हमारी कानून भी बनते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसको चाहे पार्लियामेंट पास करेगा या राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे। तो कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टडियन सुप्रीम कोर्ट हो गया। चौथी चीज कि रिकॉर्ड्स, जितने भी डिसीजंस दिए जाते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स भी सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित रखे जाते हैं। और पांचवा सबसे बड़ी चीज है जिसको जुडिशियल रिव्यू की पावर कहते हैं। और जुडिशियल रिव्यू क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 पार्ट 3 में दिए गए हैं, और ये फंडामेंटल राइट वो हैं जो सिटीजन्स को इन्हांस करते हैं, गारंटी करते हैं कि हमारे जीवन, हमारी जो प्रारंभिक अधिकारिता है वो सुरक्षित रहेगी और कोई भी सरकार या संसद इसको नहीं छीन सकती। ठीक है, तो यदि कोई ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम रीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा आर्टिकल 32, 5 तरह के रीट, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी रीट, क्वो वारंटो और प्रोहिबिशन। ठीक है, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक थोड़ा सा अंतर ये भी है कि सैलरी का अंतर तो ऑब्वियस सी बात है, सैलरी का अंतर है।
उसके बाद जो रिटायरमेंट एज है उसमें अंतर है। रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट की 65, हाई कोर्ट की 62 अप टू, ठीक है ना। कितने साल जज रहेंगे ये नहीं, उनकी एज पर है। जिस समय 65 हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और हाई कोर्ट के हैं तो 62 ईयर्स में हो जाएंगे। एक चीज। अब प्रोसेस, तो प्रोसेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस की जो नियुक्ति होती है उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से वो अपॉइंटमेंट की जाती है। और इसी तरीके से यदि अदर्स की है तो चीफ जस्टिस का भी परामर्श लिया जाएगा। और इसी तरीके से स्टेट के यानी कि हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति है तो उसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, और साथ ही उस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी परामर्श ली जाएगी। बेसिकली इसके लिए क्या होता है थोड़ा सा आपको बता दें कि 1993 से हमारे जुडिशियल रिक्रूटमेंट जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब आप सरकारी एप्लीकेशन वाली भर्ती मत समझिएगा, ये सिर्फ लोअर कोर्ट के लिए होती है, जिससे एचजेएस और जो पीएससी से पीसीएसजे होते हैं, ये जुडिशियल ऑफिसर इनको बोला जाता है, जिनको हम लोअर कोर्ट्स में देखते हैं, कचहरियों में देखते हैं, एडीजे वगैरह डिस्ट्रिक्ट जज तक, ये इनको हम लोग जज बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इनके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है कोर्ट में सब, दैट इज जुडिशियल ऑफिसर्स। लेकिन कॉमन भाषा में जज हम बोलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, लेकिन उनके लिए जस्टिस शब्द लिखा जाता है, दे आर जस्टिसेस, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया होती है। अब देखिए जब जुरिडिक्शन की बात हो गई तो केसेस की बात होनी चाहिए। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, तो ये केसेस देखिए बेसिकली हम 3 तरीके के केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल विवाद हो। अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल विवाद क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, सक्सेशन का हो सकता है, उत्तराधिकारी बोलते हैं हिंदी में, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसे दीवानी हिंदी में बोला जाता है, यानी कि ये सिविल लॉ, सिविल केसेस है। इसके लिए यदि कोई एग्रीव्ड है, पीड़ित है, तो वो एक पिटीशन देगा, लोअर कोर्ट से शुरू होती है, कोई भी प्रोसेस लोअर कोर्ट से शुरू होगी। केवल 2 प्रोसेस लोअर कोर्ट में नहीं होगी, जैसा कि मैंने कहा एसपीएल सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी, ठीक है, और पीआईएल जिसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, पीआईएल सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकती है, वो लोअर कोर्ट में नहीं आएगी। बाकी ये तीनों नेचर के जो केसेस हैं, चाहे वो सिविल केसेस हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, चाहे वो रेवेन्यू मामलों के केसेस हो, ये तीनों की शुरुआत लोअर कोर्ट से होती है, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वगैरह भी जो कोर्ट होते हैं वो लोअर कोर्ट के पैरेलल ही माने जाते हैं, चाहे वो आपका कंज्यूमर अदालत हो। तो जहां भी प्रोसेस की शुरुआत होगी वो शुरुआत लोअर से ही होनी है, राइट। अब देखिए, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की जहां तक बात है, ऐसे जो केसेस होंगे, विवाद होंगे, वो पिटीशन के थ्रू शुरू होंगे, और ये सिविल नेचर के हो गए। क्रिमिनल केसेस से पहले हम रेवेन्यू के मामलों की बात कर लें। यदि कोई रेवेन्यू का मैटर है तो उसका रेवेन्यू बोर्ड होता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ठीक है, वही लोअर कोर्ट से जाना है। क्रिमिनल केसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको समझ लीजिए। क्रिमिनल केसेस की प्रोसेस इस तरीके से होती है कि मान लीजिए कि 2 इंडिविजुअल्स के बीच कोई प्रॉपर्टी का ही राइट समझ लीजिए, राइट को लेकर के चल रहा है, ठीक है। अब इसके लिए वो सिविल सूट कर सकते हैं लोअर कोर्ट में, तब तक मैटर सिविल है। लेकिन यदि यही प्रॉपर्टी को लेकर के मारपीट हो जाता है तो क्राइम होगी। जाहिर सी बात है कि जहां ऑफेंस होता है, अब जब देखिए, जब किसी 2 व्यक्तियों के बीच में प्रॉपर्टी के बीच की बात थी तो सिंपल बात थी, तो वो सिविल नेचर का है। लेकिन जहां ही मारपीट हो गया, कहीं कोई घटना हो गई, कोई अकरेंस हो गई, इंसिडेंट्स हो गया, इन दैट सिनेरियो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रिमिनल केसेस, राइट। तो क्रिमिनल केसेस का मतलब है कि जाहिर सी बात है जहां पे कोई क्राइम हुई हो, मारपीट हुई हो, कुछ गलत हुआ हो, चीना झपटी हुई हो, रेप हुई हो, तमाम चीजें, ठीक है ना, चोरी डकैती, ये सब जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारे क्राइम्स में जो आते हैं। अब सवाल ये है कि क्राइम्स की प्रोसेस कैसे होगी। तो देखिए, एक शुरुआत इसका ये है स्टेज कि उसको एफआईआर हम बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिविल मामलों के लिए सीपीसी बना हुआ है, दैट वाज 1908 में वो बना था, 1908 में, ठीक है, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। और क्रिमिनल मामलों की जो प्रोसेस चलती है कोर्टों में, दैट इज अप्लीकेबल बाय सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो सीआरपीसी के सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग आर्टिकल सबका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल नंबर इतना इतना इतना, जैसे 395 आर्टिकल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये हम चर्चा करते हैं जब। लेकिन वही जब प्रोसीजर की बात होती है, आईपीसी सीआरपीसी की बात होती है, तो उसके लिए आर्टिकल शब्द नहीं इस्तेमाल किया था, बल्कि सेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में प्रोविजन है एफआईआर का, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड है, वो स्वयं या उसका कोई करीबी व्यक्ति, ठीक है, एफआईआर करा सकता है। अब किन परिस्थितियों में करीबी व्यक्ति कराएगा और किन में वो व्यक्ति स्वयं कराएगा, इससे थोड़ा सा टेक्निकली अंतर है, ठीक है, वो आप लोग से बहुत ऊपर की चीज है। तो उसमें उस स्थिति में देखिए कि वो एफआईआर लॉस कौन करेगा, थाना का जो थानाध्यक्ष होता है, जिसको एसएचओ बोलते हैं, ठीक है, और एसएचओ एफआईआर लॉस करेगा, सिग्नेचर कराएगा, और उस सिग्नेचर के साथ जो इन्फॉर्मेट है, यानी जो सूचना देने गया है, जो व्यक्ति केस करने गया है, एफआईआर लॉस कराने गया है, उसको उसकी एक कॉपी दे दी जाएगी, ठीक है। अब उस जो एफआईआर में बातें कही गई कि घटना कैसे कैसे क्या क्या हुई, उसी आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, एक सेक्शन लगाएगी, ठीक है, कि ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन। मान लीजिए कहीं मारपीट हुआ, ठीक है, कहीं राइट हो गई, कहीं कुछ डकैती हो गई, सामान छीन लिया गया, चोरी हो गई, तो चोरी हो गई, सामान छीन लिया गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 379 सामान छीन लिया गया, 379 थेफ्ट, और 411 उसको हटा दिया गया, साक्ष्य मिटाने की, एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई। तो ये जो सेक्शन 379 411, जैसे कि एग्जांपल के रूप में रख रहा हूँ, ऐसे कोई भी मामले जो होंगे, ठीक है, ये जो एसएचओ जो एफआईआर करेगा, वो वही सेक्शन नंबर लिख देगा कि इस सेक्शन के तहत ये हो गया, ठीक है। एफआईआर में भी यदि मान लीजिए कि एफआईआर हो गई, घटना होने से पहले भी एक प्रोसेस है जिसके तहत रिपोर्ट की जा सकती है, ठीक है ना, और यदि घटना हो गई तो वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है, उसको रिपोर्ट नहीं बोलते हैं, उसको एक सिंपल एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एफआईआर होने के बाद जाहिर सी बात है पुलिस दोनों पक्षों से बयान लेगी, उस बयान, वो प्रोविजन है 161 आईपीसी के, और इसके बाद चार्जशीट दाखिल करेगी, जो कि संबंधित जिस मजिस्ट्रेट के यहाँ, ठीक है ना, लोअर कोर्ट में सबसे पहले मजिस्ट्रेट होते हैं, सबसे नीचे, तो मजिस्ट्रेट के यहाँ वो थाना लगता होगा जहाँ पर ये मामला हुआ है, जहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ है, वहाँ पे वो चार्जशीट को पेश करेगा, और फिर आगे की ट्रायल की प्रोसेस शुरू होगी। बेल है तो बेल है, नहीं जो भी है, बेल नहीं है तो आदमी फिर उसके लिए भी वही प्रोसेस है, डीजे कोर्ट में जाएगा, वहाँ से नहीं वहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। बड़े गंभीर मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं मिलती, बहुत इंतजार करना पड़ता है फिर। तो उसके बाद ट्रायल की प्रोसेस चलेगी, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई होगी, विटनेसेस लिए जाएंगे, फिर कन्विक्शन, यदि व्यक्ति दोषी है तो, और यदि छूटने लायक स्थिति है तो उसको एक्विटल बोलते हैं। अब सवाल ये है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर मान लीजिए कि थानाध्यक्ष ने यदि एफआईआर लॉन्च नहीं किया, होता है ऐसा। अभी हम जब आपको ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर केस चल रहा है सुशांत सिंह वाला, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में ये है 155 में प्रोविजन है, आप एसपी ऑफिस जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है, तो एसपी उसको फॉरवर्ड करके थाना को भेज देगा, तो भी एफआईआर होगा। अब तो एसपी बहुत बड़ा अधिकारी है थानाध्यक्ष से, उससे भी बात नहीं बनी, यदि वहां भी नहीं सुनी गई, तो 156(3) में ये प्रोविजन है कि जिसके तहत संबंधित जहां पे ऑकरेंस हुआ है, जिस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत वो एरिया का थाना लगता है, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट के यहाँ ही एफआईआर हो जाएगा,
अब चूंकि इस घटना में महाराष्ट्र में कुछ बातें नहीं हो रही थी, इसलिए बिहार में किया गया, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको रखा, आपको समझने में आसान हो जाए ताकि। अब देखिए, तो ये चीजें इसके बाद चार्जशीट होगी और आगे की प्रोसेस होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। और तीनों ही मामलों में, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे वो क्रिमिनल मामला हो, चाहे वो रेवेन्यू का मामला हो, प्रोसेस वही होगा। लोअर कोर्ट से अपील, यदि जो एग्रीव्ड है, ठीक है, वो हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं। मान लीजिए कि जिस पक्ष ने एफआईआर किया, ठीक है ना, जिसके खिलाफ एफआईआर हुआ है वो अपना वकील करेगा, और वो अपना वकील करेगा उसको डिफेंस लॉयर बोलते हैं। और जो पक्ष एफआईआर करने वाला गया है, यदि वो अपना वकील कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन उसकी ओर से सरकारी वकील खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं समझा रहा था कि जब दो इंडिविजुअल के बीच की बात है तो पिटीशन के थ्रू हो जाती है, लेकिन मारपीट होती है तो क्राइम हो जाती है और वो क्रिमिनल केसेस में बदल जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति क्राइम कर दिया तो क्राइम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं किया, दैट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट्स लॉ। वहीं पर आपने मतलब उस व्यक्ति ने राज्य के कानून के खिलाफ अपराध किया है, इसलिए एफआईआर करने वाले की ओर से गवर्नमेंट का वकील होगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। ठीक, कचहरियों में उनको एपीपी बोला जाता है, जो मुख्य होता है उसको जीपी बोला जाता है, और हाई कोर्ट में सीएससी बोला जाता है, तो स्टैंडिंग काउंसिल, सीएससी। तो इस तरीके से प्रोविजन है। अब इसमें दो तीन चीजें और भी बताना आपको जरूरी है। सबसे पहली बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है कि फ्री और फेयर जुडिशरी हो। अब फ्री और फेयर जुडिशरी कैसे हो सकती है? तो सबसे पहले तो सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि मैंने कहा मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि यदि तीनों ऑर्गन गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यदि अच्छे से काम करना चाहते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और देश का रियली में विकास करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि तीनों अपना अपना काम करें। पर ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि पूरी तरह से एक ऑर्गन को काट दिया जाए। इसके लिए मेडिसिन की एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंस। यानी अब से पार्लियामेंट्री सिस्टम में, मान लिया हमारे यहाँ अपने देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो सरकार बनती है, एग्जीक्यूटिव बनती है लेजिस्लेचर के पार्ट के रूप में। मान लीजिए कि मोदी जी गवर्नमेंट है, तो मोदी जी गवर्नमेंट तभी बनी ना जब बीजेपी और एनडीए अलायंस को लोकसभा में सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिली। तो लोकसभा में मेजोरिटी का मतलब एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की भी बात करें, जैसे कि अमेरिका में है, जहां लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में लेजिस्लेचर भाग नहीं लेती, बल्कि उतनी संख्या में दूसरे लोग, कॉलेज, एक उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति मान लीजिए भारत के साथ किसी ट्रीटी पे साइन कर दे, किसी संधि पर, समझौते पे साइन कर दे, तो उसको भी वहां की पार्लियामेंट की मंजूरी, ठीक है, जरूरी है मिलना, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, वहां के पार्लियामेंट को, और खास करके वहां के सेकंड चैम्बर को, सीनेट की मंजूरी जरूरी है। यानी कि इसको आइसोलेट, तीनों ऑर्गन्स है ना, तो ऑर्गन्स हैं, जैसे हाथ के सभी फिंगर हैं, रोल अलग है, लेकिन इसको आइसोलेट तो नहीं किया जा सकता ना। तो इसीलिए मेडिसिन ने चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी दिया कि अलग रहते हुए भी एक दूसरे पर कैसे संतुलन करेंगे। तो जब जस्टिसेस की अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने बताया कि वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा हुआ, राष्ट्रपति ने किया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। लेकिन जुडिशियरी कहीं से भी प्रेशर में नहीं रहती। जब वो जस्टिस अपॉइंट हो जाता है व्यक्ति, तो एग्जीक्यूटिव का कोई कहीं पे चेक्स नहीं है, कहीं कोई दबाव या प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस अलग रखने की कोशिश की गई है, लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस अलग रखने की गई है, ठीक है। तीसरी चीज कि जस्टिसेस की जो सैलरी है, ये सैलरी उनके ड्यूरिंग उनके टेन्योर, यानी जिस समय वो पद पर हैं, उसमें कमी नहीं की जा सकती।
चौथी चीज कि उनकी सर्विसेज की जो टाइम मैंने बताया कि 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में 62 ईयर्स। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट के प्रोसेस से ही उन्हें हटाया जा सकता है। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हटाए जाते हैं, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस की भी हटाने की प्रक्रिया है। देखिए, इम्पीचमेंट सिर्फ 6 लोगों के लिए होती है, 6 पोस्टों के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो पूरे भारत का, पूरे देश का लेखा जोखा, पूरा अकाउंट्स और ऑडिट करता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस। बस इसके अलावा और किसी के लिए इम्पीचमेंट नहीं है। और इम्पीचमेंट होता कितना टफ है कि पार्लियामेंट के दोनों पार्ट्स यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अपनी मेजोरिटी से उसको पास करेगी और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, तभी इम्पीचमेंट हो सकता है। यहीं पर एक चीज और बता दें, आपका प्रश्न ये भी शायद हो सकता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ सर होगा तब राष्ट्रपति कैसे करेगा। तो राष्ट्रपति को इसको पूर्व सूचना दीजिए। राष्ट्रपति के खिलाफ खुद इम्पीचमेंट लाने के लिए राष्ट्रपति को इस कि हम इम्पीचमेंट लाने जा रहे हैं पहले ही सूचना देनी पड़ती है। अच्छा, तो इम्पीचमेंट के प्रोसेस है। तो इस तरीके से फ्री और फेयर जुडिशियरी के लिए पूरी कोशिश की गई है। एक और चीज़ है कि जैसे कि ये हमारे यहाँ थोड़ा एक इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी कही जाती है कि केसेस बहुत पेंडिंग्स होते हैं, एक लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। जुडिशियल व्यवस्था में भी कुछ सुधार के लिए बहुत सारी ARCs बनाई गई हैं और ज़रूरत है। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि लॉयर्स की फीस ज़्यादा होते हैं। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना डिफेंस लॉयर रखना चाहता है और उसके लिए वो सक्षम नहीं है, पैसा नहीं दे सकता, तो क्या होगा। या ऐसा भी है कई मामलों में, यहां तक कि कसाव का मामला, कसाव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टेररिस्ट था, तो उसके लिए भी चूंकि प्रोसेस करनी पड़ेगी इंटरनेशनल कोर्ट और ह्यूमन राइट्स के तहत, वायोलेशन ना हो, तो उसके लिए भी उज्ज्वल निकम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं और डेली टीवी के बड़े चैनलों पे आते रहते हैं, बहुत बड़े सीनियर काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको अपॉइंट किया गया था उस केस में। आई मीन टू से कि इन दैट सिनेरियो व्हेन अक्यूज्ड कांट अफोर्ड और अनेबल टू हायर लीगल एडवाइजर और एडवोकेट, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट से वो एप्लीकेशन देगा कि हमें एक वकील चाहिए अपने डिफेंस के लिए। उसको एमिकस क्यूरी बोलते हैं। ऐसे जो वकील अपॉइंट होंगे दैट इज कॉल्ड एमिकस क्यूरी, ठीक है। इसके अलावा हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता है। कोई एक्यूज्ड अभी जब तक से कि वो हिंदी में बोलते हैं ना मुल्जिम और मुजरिम, तो मान लीजिए कि जब तक मुल्जिम है वो, जब तक उसका ट्रायल चल रहा है, उसको एक्यूज्ड नहीं घोषित किया लोअर कोर्ट ने, तब तक हम उसको एक्यूज नहीं कहेंगे, ठीक है। कन्विक्टेड घोषित नहीं किया, दोष सिद्ध नहीं किया तो नहीं कहेंगे। और उस स्थिति में तो उस व्यक्ति को अपना वकील रखने को बहुत सारी, उसके अलावा एक दो चीजें और हैं, और एक दो चीजें ये हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा, ठीक है, थाने को 24 घंटे के अंदर। जब से उस व्यक्ति को थाने ने गिरफ्तार किया, किन मामलों में गिरफ्तार किया, किन विटनेसेस के सामने गिरफ्तार किया, ये सारे रिकॉर्ड्स के साथ विदिन 24 आवर्स इट्स their liability to put that person before magistrate, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 कहता है कि उस स्थिति में व्यक्ति को क्या क्या राइट्स मिलेंगे, ये जरूरी है। अब देखिए, इसमें दो तीन चीजें जो आपको और बताने लायक मैं जरूरी समझता हूं कि PIL और PIL के बाद एक दूसरी चीज है लोक अदालत, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। तो PIL क्या है समझ लीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, मैंने अभी चर्चा किया था। PIL सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल हो सकती है। PIL ऐसे मैटर होते हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल नहीं है। मान लीजिए शहर के किसी हिस्से में इतनी गंदगी हो गई है और वहाँ से
कोई कैजुअलिटी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए कैजुअलिटी होने की संभावना है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में बीइंग अ सिटीजन, ये हर व्यक्ति को राइट है। पहले प्रोविजन नहीं था, ये लेट 80s में हुआ है। ये दोनों प्रोविजन 1986 में हुए हैं और इन दोनों चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस PN भगवती का नाम आता है। बहुत दूर फॉरसाइटेड जस्टिस थे, तो रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने ही दोनों के लिए कदम उठाए। तो PIL और लोक अदालत दोनों में अंतर है, थोड़ा समझ लीजिए। तो PIL ऐसे इशूज जो हमारे इंडिविजुअल्स को तो हर्ट नहीं करते, ठीक है ना, हम इंडिविजुअली परेशान नहीं हो रहे हैं, लेकिन समाज के कई लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए बीइंग ए सिटीजन हम PIL ला सकते हैं। और ये PIL कहाँ आएगा? तो PIL का प्रोविजन हो कॉन्स्टिट्यूशन को, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं, जैसे कि मैंने कहा 1986 की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको जिस तरीके से हम रिट दाखिल करते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया रिट दाखिल करते हैं, ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए, तो इसी तरीके से रिट की तरह ही ट्रीट होगा और रिट की तरह ही उसकी प्रोसेस है। और एक और खास बात जानने की है कि PIL की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही में चीफ जस्टिस के साथ, और चीफ जस्टिस का बेंच कभी भी डबल बेंच होता है। यहाँ पर एक चीज और भी बता दें, कितने तरह के बेंच होते हैं। सिंगल बेंच, एक जज जब सुनवाई करेगा, एक जस्टिस सुनवाई करेगा। डबल बेंच, 2 जस्टिस होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें कम से कम 5 बेंच होंगे। फुल बेंच 3 जज होंगे। अभी देखा होगा आप लोगों ने, जस्ट आया है राम जन्मभूमि का आया, और राम जन्मभूमि का शिलान्यास वगैरह भी हो गया, तो उसमें 5 जस्टिस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, ठीक है। तो जब भी PIL आएगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आएगा और चीफ जस्टिस ही सुनवाई करेगा, और चीफ जस्टिस की जो कोर्ट होगी उसमें वो डबल बेंच होता ही है, ठीक है। तो ये PIL का इश्यू हो गया। और सबसे बड़ी बात कि PIL आने के बाद भारत में कितनी करप्शन से मुक्ति मिली है, इसको आप समझ सकते हैं। बहुत सारे केसेस आए हैं, ठीक है। इवन ऐसे ऐसे केसेस आए जिसमें नरसिम्हा राव के टाइम में उस समय वो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे। कई सारे ऐसे केसेस आए थे जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया। तो खास करके जो कह लीजिए कि राजनेताओं के विरुद्ध ज़्यादातर जो मामले आए हैं ना, वो PIL की ही देन है। तो इससे कम से कम एक चीज़ तो है कि देश में करप्शन का बाजार जो है वो बहुत हद तक कम हुआ। एक चीज़, या PIL में मान लीजिए कि जैसे आज कोई इस चैप्टर को मैं भी अपलोड कर दूंगा, 3rd चैप्टर, अच्छा वो 9th क्लास में 3rd चैप्टर है, उसमें है कि जिसमें इलेक्शन के लिए कोई व्यक्ति कैंडिडेट जाता है अपना फॉर्म भरने के लिए, खड़ा होता है जब चुनाव में, तो उसको फॉर्म वगैरह में ढेर सारी फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे उसमें संपत्ति का जो डिटेल्स भरना पड़ता है, ठीक है, तो ये संपत्ति का डिटेल्स और ये कि वेदर इज कन्विक्टेड, कोई केस चल रहा है या नहीं, ये सब जो कॉलम्स है ना, ये PIL के बाद ही इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़, लोक अदालत को भी यहीं पर ले लेते हैं। लोक अदालत, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जब बहुत सारे अपने देश में केसेस की पेंडेंसी हो रही है, तो उसके लिए लोक अदालत का प्रोविज़न किया गया है। और लोक अदालत का प्रोविज़न लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट्स में होता है। और बेसिकली ये होता है, इसका सारांश ये है कि जिस तरीके से पंचायती व्यवस्था सिस्टम हमारे देश में बहुत पुरानी थी। ये अलग बात है कि 1993 वाला जो अभी हम लोग देख रहे हैं मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है ना, ये आज की व्यवस्था है। तो हमारे देश में तो शुरू से ही, यदि हम कहें तो गौतम बुद्ध के समय में भी पंचायत व्यवस्था थी। और उससे भी पहले यदि जाएंगे हम वैदिक पीरियड में जाएंगे, तो वैदिक पीरियड में भी जो पंचायत व्यवस्था हमारे देश में होती थी, ठीक है, सभा और समिति जैसी संस्थाएं होती थी। तो यहाँ पर एक चीज़ कि लोक अदालत में क्या होता है, बेसिकली जो मामले बहुत दिनों से सुनवाई हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि शायद कोई कॉम्प्रोमाइज निगोशिएशन दोनों पार्टी के बीच में हो सकता है, जो कि हो नहीं पा रहा है एक कोर्ट के प्रोसीजर के चलते, ठीक है ना। तो कोर्ट के प्रोसीजर के चलते नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में लोक अदालत, जो कि जनरली अक्सर करके संडे को ही होती है, छुट्टियों के दिनों में बुलाई जा सकती है, तो लोक अदालत में क्या होता है कि वो रेगुलर कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहाँ पर रिटायर्ड जज होंगे या कोई समाजसेवी एक्टिविस्ट जो जिन्हें कि न्याय क्षेत्र का कानून क्षेत्र का जानकारी होती है, और रिटायर्ड जज होंगे, ठीक है ना। ऐसे लोग मिल करके और दोनों पक्षों के बीच
मेडिएशन कराने की कोशिश करते हैं, समझौते कराने की कोशिश करते हैं। और अनडाउटेडली लोक अदालतों में ये देखा गया है कि पता चला कि यदि महीने दिन में 1000 केसेस एक लोअर कोर्ट से साल भर में जा रहा है, तो साल भर में 1000 केसेस का निपटारा हो रहा है, तो वहीं पर लोक अदालत से ये एक दिन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस है। आप लोग चैनल को देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, देखते रहिए कंटिन्यू, और शेयर भी करिए इसको, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे दोस्त जिन्होंने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कह दीजिए कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को हर चैप्टर का डिटेल्स में मिलता रहेगा। और कमेंट कुछ स्टूडेंट्स भेजे हैं, बहुत अच्छा लगा कि उसमें आपको जो जिस भी चैप्टर की ज़रूरत समझ में आए तो आप कर दें। और दूसरी चीज़ कि एक और चैनल मेरी नई है, जिसमें हिंदी लिटरेचर के साथ एडवांस हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस रहेंगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मोटिवेशन टिप्स भी है, मोटिवेशनल टिप्स है, मोटिवेशनल स्पीचेज हैं। तो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके और भी घर के जो बड़े हैं उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई की काम की चीज़ें हो सकती हैं और होंगी निश्चित रूप से। समीक्षा इंस्पिरेशनल, SAMEEKSHA, समीक्षा INSPIRATIONAL, समीक्षा इंस्पिरेशनल कीजिएगा तो वहाँ पर उसको आपको दिख जाएगा, इतने से ही समीक्षा इंस्पिरेशनल कीजिएगा, और उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोनों से आप लोगों को जहाँ तक हो सके हमारी ओर से शुभकामनाएं मिलती रहें। थैंक यू।